नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की एक बड़ी खबर, आज नीति आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है और देखिए पीएम की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की बड़ी बैठक होगी। सम्राट चौधरी बिहार का दरअसल प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, बिहार के लिए बड़ी मांग कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है नीति आयोग की बैठक को लेकर। पीएम की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होने वाली है और आपको ये बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे इस बैठक में। और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के लिए कोई बड़ी मांग सम्राट चौधरी कर सकते हैं बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आज नीति आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है, सम्राट चौधरी बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिहार के लिए क्या कुछ मांग जो है वो की जा सकती है? चुनावी साल है और जाहिर तौर पे जो नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार के लिए। और इसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और खबर ये भी है कि 1 बजे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कुछ वरीय अधिकारी दिल्ली रवाना होंगे। और खबर ये मिल रही है कि ये बैठक, चूंकि नीति आयोग की बैठक देर तक चलेगी, तो देर शाम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम, चूंकि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अब तक जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और चूंकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है, तो बैठक में मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेकर अपने राज्यों के लिए जो मांग होती है वो रखते हैं। और चूंकि नीति आयोग इस मांगों के आधार पर ही देश भर में जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट ओपिनियन भी तैयार करता है। और इसी के आधार पर भारत सरकार जो भी कोई केंद्रीय योजनाएं बनाता है या फिर राज्य की जो जरूरत होती है उसके बारे में महत्वपूर्ण फैसला लेता है। तो जाहिर तौर पे इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि चूंकि बिहार में चुनावी साल है और बिहार में चुनाव होना है और मुख्य प्रधानमंत्री भी 29 तारीख को बिहार आ रहे हैं, उसके पहले ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाएगा बिहार के लिए। और बिहार सरकार की कोशिश है कि बिहार में जो विकास है उसको बताकर और आने वाले समय में बिहार को और कैसे तेज गति से विकसित किया जाए उसे लेकर पूरा एक खाका रख सकता है और उसके बाद केंद्र सरकार से मदद की बात कर सकता है। तो ये बैठक इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। और अब तक खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अगर बैठक में शामिल होते हैं तो बिहार के लिए अपनी बातों को काफी प्रमुखता से रख सकते हैं। और ये जो गवर्निंग बॉडी है देश के तमाम राज्यों के अनुसार जो बातें फीडबैक मिलती है उसके आधार पे जब कोई योजनाएं बनती है या फिर जो राशि दी जाती है उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है इस बैठक में। इस वजह से ये बैठक तमाम राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार के लिए इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले इस बैठक में बिहार सरकार की कोशिश रहेगी कि बिहार में जो विकास कार्य चल रहे हैं या फिर बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं उन तमाम बातों को आधार बनाकर अपनी बातें मजबूती से जो गवर्निंग बॉडी है नीति आयोग की उसके सामने रख सकती है। जी। और आनंद, देखिए दरअसल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है और ऐसे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पहुंचना है, तो बिहार के भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे? देखिए अभी जो जानकारी मिली कि 1 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना होंगे। और 1 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद फिर वहां पर उनका शेड्यूल क्या रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है दिल्ली पहुंचने के बाद वो बिहार जो जहाँ पे मुख्यमंत्री रुकते हैं वहां पे रुकेंगे और उसके बाद फिर आगे का जो उनका दिनचर्या होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे सोर्स ने दी है कि उसके बाद देर शाम जो नीति आयोग की जो बैठक चल रही है उसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो बिहार के वित्त मंत्री भी हैं सम्राट चौधरी वो बैठक में शामिल हो सकते हैं। ठीक है अमृत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। पटना से बड़ी खबर, देखिए आज दिल्ली जाने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। आपको बताते चलें सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचेंगे, उनके साथ में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी साथ होंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी होंगे और 25 मई को एनडीए कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक भी होने वाली है नीति आयोग की। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे, राज्यों के डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के होटल अशोका में बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए एनडीए शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की भी बैठक होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर, नक्सल के खिलाफ अभियान, जातीय जनगणना और सुशासन से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है
और इसी लिहाज से सबकी नजरें जो हैं वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर होगी। तो नीतीश कुमार केंद्र बने रह सकते हैं, क्योंकि बिहार पर इस बार सभी की नजर है। बिहार में चुनाव है आने वाले कुछ ही महीनों के बाद, और ऐसे में आज की जो बैठक होने वाली है उसमें देखिए सम्राट चौधरी जो है वो प्रतिनिधित्व भी करने वाले हैं। हो सकता है बिहार के लिए कुछ बड़ी मांग करें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और आपको बताते चलें भागलपुर से खबर मिल रही है। एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी जो है वो ढेर हो चुका है। देखिए कुख्यात अपराधी गुरुदेव मंडल ढेर हो गया है। नवगछिया पुलिस और एसटीएफ का एक्शन। नवगछिया का कुख्यात था गुरुदेव मंडल। रंगरा के सोनैया धार के पास में एनकाउंटर हुआ है। बता दें आपको कि दरअसल अंधेरे का फायदा उठा करके 6 अपराधी वहां से फरार हो गए। नवगछिया पुलिस और एसटीएफ का संयुक्त कार्रवाई और एक्शन लिया गया है। यहाँ पर कुख्यात गुरुदेव मंडल को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी ढेर हो चुका है। गुरुदेव मंडल इसका नाम बताया जा रहा है। नवगछिया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई है, बड़ी सफलता मानी जा रही है एसटीएफ की। नवगछिया का कुख्यात था गुरुदेव मंडल, और रंगरा के सोनैया धार के पास में एनकाउंटर हुई है। और इसके साथ में कई और अपराधी भी थे, लेकिन दरअसल अंधेरे का फायदा उठाकर 6 अपराधी भागने में कामयाब हो गए और एक को ढेर कर दिया गया है। भागलपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की। रंगरा के सोनैया धार के पास एनकाउंटर किया गया है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अंधेरे का फायदा उठाकर 6 अपराधी भागने में कामयाब रह गए, एक को ढेर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक कुख्यात अपराधी को पुलिस और एसटीएफ ने दोनों ने संयुक्त तौर पर मिलकर कार्रवाई की है और एक को ढेर कर दिया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, और कल जो है एसटीएफ को सूचना मिली कि गुरुदेव मंडल जो है उर्फ फूफा जी जो है रंगरा थाना क्षेत्र में कहीं पर बैठा हुआ है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने देर रात दबिश दी है और वहां पर कुल 7 अपराधी जो है बैठे हुए थे, और एसटीएफ की टीम को देखकर दोनों अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एसटीएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग किया गया वहां पर, और जिसमें जो है गुरुदेव को 2 गोली लगी है, जिसमें वह वहीं पर ढेर हो गया। मैं बता दूं कि 2022 में जिस समय तत्कालीन डीएसपी एसडीपीओ यहाँ के दिलीप कुमार हुआ करते थे, उस समय भी इस अपराधी ने एसडीपीओ पर भी गोली चलाया था और यह भी उस गोलीबारी में घायल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। और जेल से आने के बाद फिर से इसने अपराध की घटना करना शुरू कर दिया था। नवगछिया, पूर्णिया सहित कई अन्य जिलों में भी जो है लगातार इसके द्वारा अपराध की घटना को किया जा रहा था। इस पर इनाम की भी घोषणा पुलिस के द्वारा की गई थी, और कल जो है देर रात जो है इनकाउंटर में इसे ढेर किया गया है। जी, और बाकी लोग देखिए दरअसल भागने में फरार हो गए हैं। उन लोगों का पता लगाने के लिए अब क्या कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आशीष? जी, एसटीएफ की टीम और नवगछिया पुलिस की जो टीम है वो लगातार फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कई ठिकानों पर जो है पुलिस दबिश दे रही है कि जो इसके अन्य सहयोगी थे उनकी भी गिरफ्तारी की जाए, जिसको लेकर लगातार पुलिस देर रात से ही छापेमारी में जुट गई है। कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है, और अन्य सहयोगी जो है इसके उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश बनाई हुई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए आशीष। भागलपुर से ये बड़ी खबर मिल रही थी, जहां पर देखिए एक एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी ढेर हो चुका है। ये बड़ी सफलता एसटीएफ और पुलिस की। बक्सर से बड़ी खबर, आपसे रंजिश में जमकर गोलीबारी हुई। 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। राजपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल आपसी रंजिश का यह मामला है और जमकर गोलीबारी चली है 2 पक्षों के बीच में। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। राजपुर थाना क्षेत्र की यह घटना, 3 लोगों की मौत के बाद अब परिवार में मातम पसरा हुआ है। और बताते चले आपको, जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल काटा गया। आपसी रंजिश में ही गोलीबारी हुई है 2 पक्षों के बीच में, और यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई है।
जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बालू गिट्टी व्यवसायी को लेकर के आपसी वर्चस्व को लेकर के गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोली लगी है, जिन 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घटनास्थल पर बक्सर एसपी शुभम आर्य पहुंचे हुए हैं और ये पूरा जो गांव है, पूरा गांव में मातम फैला हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। हालांकि घटनास्थल पर बक्सर राजपुर थाना क्षेत्र की पुलिस के अलावा बक्सर जिले की जो तमाम जो थाने की जो पुलिस है, फोर्स है, वो यहाँ पहुँच चुकी है और पूरे गाँव में जांच चल रहा है। हालांकि घटना के बाद बक्सर एसपी खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और राजपुर थाना क्षेत्र के अलावे तमाम जो थाने हैं, सभी थानों की पुलिस फोर्स राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव पहुंची हुई है और पूरे घटना की जांच हो रही है। 3 लोगों की इस घटना में मौत हुई है और बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 2-3 लोगों को गोली लगी है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, अहियापुर गाँव, बक्सर। खबर भागलपुर से है, जहां पर नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव में पुरानी रंजिश और रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। घटना में मुनीलाल मंडल और उनकी बेटी घायल हो गई। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोगों ने एक अपराधी को मौके से पकड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 10 कारतूस और एक कट्टा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मारपीट करने लगा, वहाँ पर हल्ला करने पर आसपास दौड़ने पर उसके बाद फायरिंग करने की भी बात बताई जा रही है और दोनों पक्षों के बीच में छीना झपटी होने लगा। छीना झपटी करने में उससे जो बंदूक जो पिस्टल जो था उसका जो कट्टा तो टूट कर जाके लड़की के माथा पर लगाया, को हल्की सी खोची भी लगी है और घटनास्थल से 10 राउंड गोली, फूटा हुआ कट्टा और उसके अंता मंडल का दोस्त शिवम मंडल को गिरफ्तार किया गया। सर के हमरा दुला गाड़ी चलाल जाय छै, हमर सब रोड बिजनेस करे छी, हम बेचे छै। ओ नरिया पुल में 8 गो सैला 4-3 फायरिंग करलके, मने जनरी हमरा दुला 4 गो प्लस घेरे लेलकै और गोली चलावा लगले कि तोरा मारी देबो नै त 1,50,000 पैसा दे, बड़का तो काद बुलावलो जे नै पैसा देबनी त गोली चला के जौन मारी देबो। के बोलले के अंतु ने यारो की कहै छै गुच्ची मंडल का बेटा छै। मधुबनी से एक बड़ी खबर, जयनगर अंचल निरीक्षक गिरफ्तार हुआ है। अजय कुमार मंडल गिरफ्तार हुआ है। 3 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस टीम की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जमीन के मामले में घूस लेने का आरोप है। मधुबनी से खबर, जहां पर घूसखोरी का एक मामला सामने आया है। जयनगर अंचल निरीक्षक गिरफ्तार हुआ है। अजय कुमार मंडल की गिरफ्तारी हुई है 3 लाख रुपए घूस लेते हुए। विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। जमीन के मामले में घूस लेने का आरोप है। खबर गोपालगंज से, जहां पर शादी समारोह के दौरान मंडप से दूल्हे का अपहरण कर लिया गया है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली से साधु चौक मोहल्ले में सुरेंद्र शर्मा की बेटी की बारात आई। बारातियों के मनोरंजन के लिए वहां पर लौंडा नाच लड़के वालों के पक्ष से बुलाया गया था और नाच के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद काफी संख्या में लौंडा पार्टी के सदस्य जो हैं वो दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे, मारपीट करने लगे और दुल्हन और उसकी मां समेत कई महिलाओं को मारपीट करके जख्मी भी किया। घर से आभूषण और कीमती सामानों की भी लूटपाट कर ली और घटना का विरोध करने पर दूल्हे को पीटा भी और उसके बाद अगवा भी कर लिया। हालांकि देखिए, अभी तक दूल्हे को छुड़ाया नहीं जा सका है, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। मंडप से दुल्हा का किडनैप कर लिया गया है, मारपीट की गई है। उसके बाद से घर में आभूषण लूटे गए हैं और उसके बाद विरोध करने पर दुल्हा को ही किडनैप कर लिया गया है। रात के तकरीबन 2 बजे नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक में ये वारदात हुई है और अब तक दुल्हा को मुक्त नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि दुल्हा को किडनैप करने के बाद पैसे की डिमांड की जा रही है और इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि शादी समारोह में पहुँचे लौंडा की तरफ से किया गया है। देखे रात में इधर आए थे, हम लोग तो इधर थे। रात में लोग आए एक और जो भी था यहाँ पे कुर्सी सब था, तोड़ फाड़ किया, सब मारपीट किया। उन लोगों को मालूम था कि घर में कोई नहीं है और आए इधर घर में लेडीज सब थी, उनको मारे पीटे और गहना जो भी था, पैसा था, ये सब लेकर चले गए और दूल्हे को मारते हुए लेकर गए इधर। अचानक हमने कोशिश नहीं की जाना था, हमने शादी ब्याह में लगा रहनी सन आए घर में ढूक के जितना गहना बिखरा था सब लूट ले गए सन। कोई विरोध नहीं किया, मरबो कौन सन पूछे लो जे क्या करता लगे नहीं तो ना मनवन सन खतर लगो सन, मारे लगो से पीटे। दूल्हा को लेकर चला गया, दूल्हा के लेके चले गए। कबाड़ तुर के छत ऊपर ऊपर सन घर में घुस के लड़की के सारा गहना सुर के ला सन
अब उनका के मरले हो सर नहीं को मरले हो सर और बन बेटी सब समर के मरले बड़े सर गाना लेकर चला हाँ गाना सब लेकर चल गए दूल्हा को भी छोड़ दिया लोग आ दूल्हा के लेकर चल गए सर किडनैप करके चला गया हाँ क्या पैसा मांग रहा है लोग हाँ। इस पूरे मामले में गोपालगंज के सदर एसडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है और दुल्हा को मुक्त कराने के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अब तक दुल्हा को मुक्त नहीं कराया जा सका है और पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पाकिस्तान के आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करने की कूटनीतिक स्ट्राइक जारी है। सांसदों की डेलीगेशन के 2 ग्रुप देर रात विदेश रवाना हो गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सांसदों का ग्रुप देर रात रवाना हुआ। शशि थरूर का ग्रुप अमेरिका के बाद पनामा, ब्राजील, कोलंबिया और गुयाना जाएगा। वहीं देखिए बैजयंत पांडा का ग्रुप जो है सऊदी अरब के बाद कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। इसके साथ ही बचे हुए 2 ग्रुप भी आज विदेश रवाना हो जाएंगे और ये जो ग्रुप है वो दुनिया में पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब करेंगे। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से यही संदेश होगा, लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है, और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के ज्ञान बांटने पर भारत ने करारा जवाब दिया। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर दोहरी नीति उजागर करते हुए ये कहा कि एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवादियों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करता, उसे नागरिक सुरक्षा पर बोलने का कोई हक नहीं है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। भारत ने सीधे तौर पर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी और शहबाज शरीफ सरकार के मौजूद होने पर निशाना साधा। The Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians
and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।